हेलो एवरीवन। सो हमारी जो एमपीपीएससी का मेंस प्रश्न पत्र 1 है इतिहास। इसमें यूनिट 3 के अंतर्गत आपको कृषक और जनजातीय विद्रोह दिए गए हैं। तो आज हम उनमें से कृषक विद्रोह करने वाले हैं। अगर आप ये प्री और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं ये टॉपिक कृषक और जनजातीय विद्रोह, तो आप इनको प्री और मेंस दोनों के हिसाब से तैयार करें। तो मैं अभी आपको सारे के सारे कृषक विद्रोह बता देती हूँ एक बारी में, प्री और मेंस दोनों के हिसाब से वो आपके लिए हो जाएंगे। सो आज हमारा टॉपिक जो है वो हमारा जो टॉपिक है वो है कृषक विद्रोह। तो देखिए, कृषक विद्रोह अगर आप प्री के हिसाब से कर रहे हैं तो आपको इसमें सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है कि कौन सा कृषक विद्रोह कहाँ और कब हुआ है, और ज़्यादातर इनके जो नेतृत्वकर्ता थे वो आपको ध्यान रखने। लेकिन अगर आप इनको मेंस के हिसाब से याद कर रहे हैं तो आई थिंक आपको इनका कारण, प्रमुख जो आंदोलन हुए वो स्वरूप और इनके जो परिणाम क्या हुए वो सभी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ स्वरूप की, तो जो कृषक विद्रोह का स्वरूप था, हम बात कर लेते हैं इनके स्वरूप की। जी, तो स्वरूप देखिए, स्वरूप आपको 2 चरणों में देखने को मिलता है। एक जो कृषक विद्रोह का हुआ था प्रथम चरण, और एक विद्रोह का हमारे पास है द्वितीय चरण। तो प्रथम चरण जो है वो हम 19वीं सदी का मानते हैं कि वही 19वीं सदी में जो है कृषक विद्रोह का प्रथम चरण हुआ था, और द्वितीय चरण जो है ये 20वीं सदी में हुआ था। तो टाइम पीरियड हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। जी, इस तरह से हम इनका टाइम पीरियड डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए, आपको सिर्फ इसमें इतना जानना है, स्वरूप में आपको ये बताना है कि इनका स्वरूप क्या था। स्वरूप मतलब कि ये क्या मांगे रही थी, किस तरह की इनका जो संगठन था, क्या रणनीति रही थी, क्या उद्देश्य थे, ये आपको सब बताने हैं। तो देखिए, प्रथम चरण और द्वितीय चरण के जो कृषक विद्रोह में है, इनमें हमको काफ़ी अंतर देखने को मिलता है, इनके संगठन में, इनके उद्देश्य में या इनकी रणनीतियों में। तो जो प्रथम चरण के आपके जो कृषक विद्रोह हुए हैं, अगर हम उनके उद्देश्य की बातें करें, उद्देश्य, जी, तो इनके उद्देश्य जो थे ये सीमित थे, सीमित उद्देश्य थे। अब सीमित उद्देश्य से हमारा क्या मतलब है कि सीमित उद्देश्य का मतलब ये है कि ये जो है ये केवल इनकी स्थानीय जो समस्याएँ थी, स्थानीय समस्याएँ इनकी कृषकों की जो स्थानीय समस्याएँ थी उनका ये निवारण चाहते थे। भू राजस्व में कमी चाहते थे और ज़मींदारों के शोषण से मुक्ति चाहते थे। अभी भी ये अंग्रेज़ों के इतने विरुद्ध नहीं थे जितना कि ये ज़मींदारों के विरुद्ध थे। तो ये इनके सीमित उद्देश्य थे। संगठन की अगर हम बात करें कि इनका संगठन कैसा था, तो संगठन में देखिए, संगठन जो था वो कमज़ोर संगठन था। कमज़ोर संगठन था क्योंकि इनके पास नेतृत्वकर्ताओं का अभाव था। इनके जो नेतृत्वकर्ता थे ये स्थानीय नेतृत्वकर्ता थे सभी, और ये ज़मींदारों को अपना मुख्य शत्रु मानते थे। अंग्रेज़ों के प्रति, अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी, जो शोषणकारी नीतियाँ थी, उनके प्रति ये अभी इतने जागृत नहीं हो पाए थे, या वो नीतियाँ इनके सामने इतनी खुलकर नहीं आ पाई थी। तो ये ज़मींदारों को अपना मुख्य शत्रु मान रहे थे। कमज़ोर संगठन था, पहले बता दिया है, क्योंकि इनके पास जो है वो नेतृत्वकर्ता का अभाव था। और सबसे बड़ी बात हमको इसमें जो देखने को मिलती है, इन दोनों चरण में जो मुख्य अंतर हमको देखने को मिलता है वो ये है कि 19वीं सदी के जो हमारे कृषक विद्रोह हुए हैं वो आधुनिक राष्ट्रवादी विचारधारा का उनमें हमको अभाव देखने को मिलता है। आधुनिक जो विचारधारा थी, राष्ट्रवादी विचारधारा, उनसे ये प्रेरित नहीं थे। उनका जो उद्देश्य था वो ये नहीं था कि हमें हमारे राष्ट्र में कुछ बदलाव चाहिए या नहीं। उनको सिर्फ उनकी स्थानीय जो समस्याएं थी कि हमसे ज़्यादा कर लिया जा रहा है, हमारे साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, बस उनको उन चीज़ों से मुक्ति चाहिए थी। तो हमको इन दोनों चीज़ों में जो है ये मुख्य अंतर देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं रणनीति। जी। तो रणनीति में भी हमको काफ़ी, दोनों चरणों में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। जैसे कि जो प्रथम चरण या फिर 19वीं सदी वाले जो हमारा चरण था, उसकी जो रणनीतियाँ थी ये थी कि इसमें कृषकों के द्वारा हिंसा व बल का प्रयोग करके अपने मांगों को पूरा करवाने का प्रयास किया गया था। तो इसके जो प्रत्युत्तर में जो ब्रिटिश सरकार थी उनके द्वारा भी इनका जो दमन किया गया, उसके लिए व्यापक हिंसा का यहाँ पर प्रयोग किया गया था। तो इसलिए ये इनकी रणनीतियाँ हो जाएगी। अब द्वितीय चरण अगर हम देखते हैं, तो द्वितीय चरण के जो उद्देश्य थे, अब यहाँ पर प्रथम चरण में जो उद्देश्य सीमित थे, यानी कि सिर्फ स्थानीय जो समस्याएं थी इनका निवारण चाहते थे। लेकिन दूसरे चरण में अगर हम उद्देश्य देखते हैं, तो दूसरे चरण में जो उद्देश्य थे वो स्थानीय समस्याओं के निवारण के साथ साथ ये पूरे राष्ट्रीय भू राजस्व नीति में एक सुधार चाहते थे। तो अगर हम देखते हैं तो हमारे पास है उद्देश्य। जी, तो उद्देश्य जो था ये था कि स्थानीय समस्याओं के निवारण के साथ साथ राष्ट्रीय भू राजस्व नीति में ये सुधार चाहते थे। आप साथ साथ में लिखते जाइएगा इन चीज़ों को। ये पूरा का पूरा एक पूरा आंसर फ्रेम हो रहा है आपका। आपको इसी तरह से, अगर आपका स्वरूप पूछा जाता है तो आपको इसी तरह से आंसर वहाँ पर फ्रेम करके आना है। तो फिर अगर हम देख लेते हैं इसके बाद इनका संगठन, तो संगठन अगर हम देखें तो यहाँ पे मजबूत संगठनों की स्थापना हो चुकी है। 20वीं सदी में जो दूसरा चरण है उसके अंतर्गत मजबूत संगठनों की स्थापना हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर इनको स्थानीय नेतृत्व के साथ साथ जो है ये राष्ट्रीय नेतृत्व भी मिला है। राष्ट्रीय नेता द्वारा इनके जो आंदोलन है उनको नेतृत्व प्रदान किया गया है। क्षेत्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे यहाँ पे उठाए गए हैं एक साथ। जैसे कि हम देख लेते हैं कि हमारा जो चंपारण सत्याग्रह
सत्याग्रह होता है 1917 का, जो कि हम 20वीं सदी के अंतर्गत द्वितीय चरण में होता है हमारा। तो इसमें द्वितीय चरण के अंतर्गत जो चंपारण होता है सत्याग्रह, इसमें महात्मा गांधी के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे बड़े लेवल के जो राष्ट्रीय नेता थे, उनका जो है यहाँ पे इनको सहयोग मिल रहा था कृषकों को, और आर्थिक मांगों के साथ साथ राजनीतिक व संवैधानिक मांगे भी शामिल हो गई थी। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कृषक है वो ज़्यादा जागरूक हो गए थे, उनमें एक राष्ट्रवादी जो विचारधारा आ गई थी। तो वो सिर्फ अपनी ही समस्याओं के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो सिर्फ आर्थिक मांगों के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो राजनीतिक और संवैधानिक जो सुधार है वो भी चाहते थे। तो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से इनका एक तरह से जुड़ाव हो चुका था। इसका उदाहरण हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि जैसे कि 1937 के जब प्रांतीय चुनाव होते हैं, तो उसमें अखिल भारतीय किसान सभा की मांगों को कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था कि हमारा जो घोषणा पत्र है, हमें ये चीज़ें चाहिए। तो इसमें उन्होंने जो है ये अखिल भारतीय जो किसान सभा, जो कि 1936 में स्थापित होती है, उसकी मांगों को उन्होंने शामिल किया था। तो आप देख सकते हैं कि अब कृषक विद्रोह जो है ये पूरी तरह से राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ चुका है, उसको बड़े लेवल पर जो है ये प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो इस प्रकार हमको प्रथम चरण और द्वितीय चरण में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है दोनों चरणों में। आई होप आपको समझ में आया हो। और अगर आपसे कृषक विद्रोह का स्वरूप पूछा जाता है, कि मेंस में पूछे जाने की ही संभावना है, क्योंकि प्री में इस तरह से आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं कृषक विद्रोह से। तो मेंस में जब आपसे स्वरूप पूछा जाएगा, तो आप इसी तरह से उसका स्वरूप आप पूरी तरह से एक आंसर फ्रेम करके बता सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। थैंक यू।